हेलो दोस्तों। तो भारतीय संविधान का अध्ययन हम कर रहे थे और भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम संविधान सभा की आलोचना, क्या क्या आवश्यक तथ्य हैं उनको और उसके हिंदी पार्ट को लेकर के जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं संविधान सभा की आलोचना कि वह कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर आप संविधान सभा की आलोचना कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी आधारों की हम चर्चा करेंगे। क्या क्या आधार हैं कि विभिन्न आधारों पर हम संविधान सभा की जो आलोचना करने वाले हैं वो आधार कौन कौन से हैं, उन सभी की चर्चा हम करेंगे। तो पहला आधार है आलोचना करने का कि यह प्रतिनिधियों का निकाय नहीं थी। अब प्रतिनिधियों का निकाय कैसे नहीं थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या घोषणा करी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा करी थी कि संविधान सभा के जो प्रतिनिधि हैं, जो सदस्य हैं, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। ठीक है, जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। और उसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार भी किया था। लेकिन जब संविधान सभा का निर्माण किया गया था वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी, वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित नहीं थी। तो अब इसको नेहरू घोषणा से जोड़ करके देख सकते हैं कि नेहरू घोषणा में जो आप लोगों ने कहा था, नेहरू घोषणा में आपने कहा था कि संविधान सभा का जो निर्वाचन है, सदस्यों का निर्वाचन है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन है, निर्वाचन किसका, प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन है, एक सेकेंड, प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन है जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन है, यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रतिनिधियों के निर्वाचन की। वो निर्वाचन जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए था, वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए था, वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए था। प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए था, प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए था। तभी तो हम इसे प्रतिनिधियों का एक निकाय कह सकते थे। लेकिन हमने देखा कि नेहरू घोषणा के उलट काम हुआ है। प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर जो है संविधान सभा का निर्वाचन नहीं हुआ है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह प्रतिनिधियों का निकाय नहीं थी। संविधान सभा जो है वह प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। ठीक है, तो पहली आलोचना तो ये बनती है। दूसरी आलोचना की हम बात करें तो ये संप्रभुता का इसमें अभाव देखा जाता है। संप्रभुता का अभाव कैसे देखा जाएगा इसमें, क्योंकि अगर हम बात करें कि संविधान सभा का जो निर्माण है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ था। जैसा कि हमने देखा कि कैबिनेट मिशन आया था और उसने जो प्रावधान किए गए थे उसके हिसाब से हमने संविधान सभा का गठन किया था। तो क्या हम कह सकते हैं कि संविधान सभा जो है वह संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ है। इसलिए कई बार तो ऐसा भी है कि संविधान सभा अपनी बैठक से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी कि हम बैठक करें या नहीं करें संविधान सभा की, आप हमें परमिशन देंगे तो हम करेंगे। तो एक तरीके से देखें तो आप संप्रभु होकर तो काम कर ही नहीं रहे। संप्रभुता का मतलब है कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे, आपसे हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तो इजाज़त ली जा रही है ब्रिटिश सरकार की, तो संप्रभु कैसे होगी फिर। तीसरी आलोचना आप कर सकते हैं कि समय की बर्बादी हुई है, क्योंकि सब जानते हैं कि संविधान को बनाने में काफ़ी समय लगा है। तो समय की बर्बादी बहुत हुई है। कहीं अब अगर हम इसे अमेरिका के संविधान से तुलना करें तो अमेरिका के संविधान निर्माता थे, अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 महीने में अपना संविधान का काम पूरा कर लिया था। ठीक है, और हमारी संविधान सभा ने ज़रूरत से कहीं ज़्यादा समय लिया था आज़ाद, क्योंकि उस समय जो है संविधान बनने के बाद हम आज़ाद होने वाले थे। तो कहीं ना कहीं उस आज़ादी में भी देरी हुई है। उसके बाद कई जैसे निराजुद्दीन अहमद हैं, इन्होंने संविधान सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति तो एक नया नाम गढ़ा है जिसे अपहन समिति भी कहा है। इन्होंने अपहन समिति कहा है संविधान सभा
की जो संविधान सभा है उसे एक अपहरण समिति की संज्ञा किसने दी है? निराजुद्दीन अहमद ने। कि यह तो एक अपहरण समिति है, समय का अपहरण कर रही है, पैसों का अपहरण कर रही है। चौथी आलोचना आप देख सकते हैं, कांग्रेस का प्रभुत्व। चूँकि सब लोग जानते हैं कांग्रेस उस समय मेजोरिटी में थी और कांग्रेस ही एक प्रबल एक पार्टी थी उस समय, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का प्रभुत्व होना था। क्योंकि आरोप लगाया जाता है कि संविधान सभा में जो है कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। और ऑस्टिन ने, जो कि ब्रिटेन के संविधानविद हैं, बार बार अपने इनकी जिक्र करते भी हैं, तो उन्होंने टिप्पणी की कि संविधान सभा एक दलीय देश है। संविधान सभा क्या है? एक दलीय देश है, एक दलीय निकाय है। मतलब संविधान सभा में एक ही दल का प्रभुत्व है, जैसे कि कांग्रेस, और एक ही दलीय निकाय है, कांग्रेस के अलावा कुछ और है भी नहीं दूसरी पार्टी। तो इस तरह की टिप्पणी वो कहते हैं। और साथ ही कहते हैं कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही थी जो भी थी। नेक्स्ट आलोचना आप कर सकते हैं कि इसे वकीलों और राजनीतियों का प्रभुत्व इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय वकील डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे वकील, जो कि नाम चाहे वकील हैं, वो खुद संविधान का निर्माण कर रहे हैं। तो खुद वकील है, तो कहीं ना कहीं वकील हैं और कुछ नेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उन्हीं का प्रभुत्व जो है संविधान सभा में था उस समय। और अन्य जो लोग थे, अन्य जो समाज से अन्य जो तबके से जो लोग थे, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो कहीं ना कहीं इससे जो है हमारे संविधान पर प्रभाव देखने को मिलता है। संविधान सभा की आप देखेंगे कि तो जो उसकी लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है, वो काफ़ी कठिन है। उसको सामान्य इंसान तो समझ ही नहीं सकता, वकील ही समझ सकता है। तो उस चीज़ का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं उस संविधान सभा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि संविधान सभा में चूँकि सारे के सारे वकील बैठे हुए, तो उन्होंने वैसा ही संविधान बना दिया, वैसे ही शब्दावली उन्होंने प्रयोग में की, जो कि आम लोगों को लिए थोड़ा समझना थोड़ा उसको कठिन था। तो ये कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। संविधान के आकार, उसकी जटिल भाषा के पीछे यही मुख्य कारण था, जैसा कि मैंने बताया। छठा आलोचना का पॉइंट आप कह सकते हैं, इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था। जाहिर सी बात है हिंदुओं का प्रभुत्व वैसे भी होगा ही होगा, क्योंकि भारत में जो है हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है हिंदुओं का प्रभुत्व होना ही है। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था और लॉर्ड विस्काउंट ने हिंदुओं का निकाय कहा है। इसे पूछा जा सकता है कि हिंदुओं का निकाय जो है संविधान सभा को किसने कहा? तो लॉर्ड विस्काउंट ने जो है हिंदुओं का निकाय से कहा। और विंस्टन चर्चिल ने भी टिप्पणी की है कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है, अन्य समुदायों को ध्यान नहीं रखा है। जैसा है ये सब ऐसा है नहीं, क्योंकि हमने सभी समुदायों की बात की है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है और अल्पसंख्यकों के संरक्षण की हमने ऐसा संविधान में प्रावधान है। फिर भी आप आलोचना कर सकते हैं। तो ये 6 आलोचनाएं थी। उसके बाद कुछ आवश्यक तथ्यों को देखते हैं, क्या क्या आवश्यक तथ्य हैं। आवश्यक तथ्यों को देख लेते हैं। तो पहले आवश्यक तथ्य कि जो हाथी का प्रतीक है वो मोहर के रूप में अपनाया गया था, और जो डॉक्टर BN राव अम्बेडकर हैं उन्हें संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। जो VR रंगेकर हैं वो संविधान सभा के सचिव नियुक्त किए गए थे। एलन मुखर्जी जो हैं मुख्य प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्टमैन, उनको नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखकार यानी कैलीग्राफर थे। और मूल संविधान को जो इटैलिक शैली में ऐसे लिखा जाता है ना, इटैलिक शैली में ऐसे, तो इटैलिक शैली में जो है हस्तलिखित किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण ने। ठीक है। मूल संस्करण का जो है सौंदर्यीकरण, सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिसमें नंदलाल बोस शामिल है, बीरू और मनोहर लाल सिन्हा भी इसमें शामिल है। मूल प्रस्तावना को, अब बात की जा रही प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित और बीरूहर मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितिकृत, सौंदर्यकृत और अलंकृत किया गया था। उसके बाद हम बात करें मूल संविधान के हिंदी संस्करण की। मूल संविधान के हिंदी संस्करण की इसका सुलेखन और वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत और जामीकृत किया। तो ये था संविधान सभा के कुछ आवश्यक तथ्य। उसके बाद हम बात करेंगे संविधान का हिंदी पाठ। हिंदी पाठ से संबंधित
कुछ बातों को देखेंगे कि संविधान में क्या मूल संविधान में हिंदी पाठ से संबंधित कुछ प्रावधान थे या बाद में इसमें शामिल किए गए। ओके, तो देखते हैं संविधान का हिंदी पाठ। उसके बाद हमारा संविधान निर्माण का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट पे, उसके बाद हम चलेंगे संविधान का हिंदी पाठ। क्या मूल संविधान में इसका प्रावधान था कि संविधान जो है हिंदी में होगा, तो इसका जवाब है नहीं। तो मूल संविधान में हिंदी भाषा से के प्राधिकार पाठ से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। आपसे पूछा जाए हिंदी भाषा से संबंधित कोई प्रावधान था, नहीं था, तो कब हुआ संशोधन किया भाई 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा ऐसा प्रावधान हमने संविधान में किया, ठीक है। और एक संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा हमने 394A, ठीक है। तो एक नया अनुच्छेद जोड़ करके हमने हिंदी भाषा से संबंधित प्रावधान किए। क्या क्या प्रावधान किए, तो निम्न प्रावधान हमने इसमें किए कि सबसे पहला प्रावधान तो ये किया गया कि हिंदी भाषा के लिए जो शब्द स्वीकार किए गए हैं, जो रूप स्वीकार किया गया है, जो शब्दावली स्वीकार की गई है, वही अपनाई जाएगी। दूसरी बात, प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी में अनुवाद किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, हिंदी पाठ का अर्थ वही लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है, ठीक है। अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है, असुविधा उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर हिंदी अर्थ लगाने में कोई समस्या आ रही है तो उसका परीक्षण कौन करवा सकता है। ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन दे सकते हैं, उसका आंसर होगा राष्ट्रपति। संविधान का जो प्रत्येक संशोधन है वो अंग्रेजी में है, उसका हिंदी में अनुवाद किया जाएगा, ठीक है। तो ये व्यवस्था जो है इसमें की गई, आपको याद रखना है 1987 58वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये, 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। इसके माध्यम से जो है एक नया अनुच्छेद जोड़ा 394A, या कह सकते हैं आपसे। और इसने कहा कि जो अंग्रेजी में वो हिंदी में होगा भैया, कोई संशोधन आप कर रहे हैं तो वो भी अंग्रेजी में है तो उसका भी हिंदी अनुवाद साथ में साथ किया जाएगा। अब हिंदी अंग्रेजी दोनों साथ साथ चलेंगे, पहले सिर्फ अंग्रेजी चलता था। कोई विवाद आता है तो राष्ट्रपति उसका परीक्षण करवा सकते हैं। तो ये प्रावधान जो है इसमें किए गए थे। तो इसके साथ हमारा जो संविधान निर्माण का जो चैप्टर है, संविधान निर्माण का हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 संविधान निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये समाप्त होता है। चूँकि चैप्टर नंबर 2 था ये, तो चैप्टर नंबर 1 कौन सा था, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो कि हमने काफ़ी डिटेल में एक एक अधिनियम को विस्तार से पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर। तो ये दोनों चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। तीसरे चैप्टर पे हम चलेंगे संविधान की विशेषताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कौन कौन देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है, पता चले। एक पता चले कि कोई देख ही नहीं रहा, मैं यूँ ही बना रहा हूँ वीडियो।